गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटालों में कई जगह पुलिस की हुई छापेमारी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नामजद आरोपी मायापति दुबे की तलाश में पुलिस ने भदोही के औराई, प्रतापगढ़ आदि जिलों में छापेमारी की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है। मोबाइल ऑफ होने के कारण पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। पुलिस ने उसके कुछ परिचितों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। उनको चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने शरण दी उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मायापति दुबे भी आरोपी है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मायापति नहीं पकड़ा गया। पुलिस की एक टीम ने मायापति की औराई स्थित ससुराल में भी छापेमारी की, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुराग नहीं लगा। भर्ती में 150 में से 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया था कि वह मायापति की मदद से ही पास हुआ था। इस बीच जेल भेजे गए डॉक्टर कृष्णलाल पटेल और लेखपाल संतोष के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए सोराम पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है। गोंडा की अनामिका से एसटीएफ ने की पूछताछ, आईबीवी पहुंची। एक साथ कई जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने के मामले की छानबीन करने के लिए मंगलवार देर रात जिले में एसटीएफ ने डेरा डाल दिया। एसटीएफ ने रात में ही असली अनामिका शुक्ला से मिलकर संबंधित तथ्य जुटाए हैं। अनामिका का बयान था, एसटीएफ ने दर्ज कर लिया है। बुधवार को आईबी ने अनामिका शुक्ला से जुड़े तथ्य जुड़ाने के लिए बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति से मुलाकात की। 2019 में आवेदन पत्र की मूल प्रति मिलाकर देखा और इसकी छायाप्रति का एक सेट साथ ले गई। इस बीच विभिन्न जिलों में अनामिका प्रकरण की जांच तेज हो गई है। सहारनपुर कस्तूरबा विद्यालय के जिला कोऑर्डिनेटर और वार्डन प्रथम दृष्टया दोषी मिले हैं। कासगंज में जांच समिति ने कोऑर्डिनेटर को नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में बाहरी लोगों को इलाज करने पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के फैसले का सरकार पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। उन्होंने कहा, यह समय एकजुट होकर लड़ने का है, आपस में राजनीति करने का नहीं। एलजी ने कैबिनेट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, एलजी के आदेश के बाद राजधानी में अब 15 जुलाई तक 65,000 और 31 जुलाई तक 1.5 लाख बेड की ज़रूरत पड़ेगी। यह एक बड़ी चुनौती है, मगर इसे पूरा करने के लिए मैं खुद ज़मीन पर उतरूंगा। उन्होंने कहा, सामान्य दिनों में अस्पतालों में 50% मरीज बाहर के होते हैं। अभी हमारा आकलन सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों को लेकर है। उसके लिहाज से हमने 31 जुलाई तक 80,000 बेड की ज़रूरत है। यदि इसमें बाहरी मरीज को जोड़ लें तो हमें तब तक 1.5 लाख बेड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि सभी को इलाज मिले। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में बने सैन्य गतिरोध को हल करने पर बुधवार को बातचीत हुई। घटनाक्रम से अवगत लोगों के मुताबिक भारत ने वार्ता में सीमा पर यथास्थिति की बहाली और भारी संख्या में जमे चीनी सैनिकों को तुरंत हटाए जाने की मांग रखी। दोनों पक्षों के बीच वार्ता 4.5 घंटे से ज़्यादा देर तक चली। जानकारों ने कहा कि मेजर जनरल स्तर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमी लाना है। दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग में सैनिकों को एक दिन पहले ही पीछे हटा लिया। हालांकि दोनों सैनिक पेंगोंग सो, दौलतबेड़, ओल्डी और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में आमने सामने हैं। सैन्य तनाव दूर करने के लिए लेह स्थित 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत सैन्य जिले डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच 6 जून को वार्ता हुई थी। पैंगोंग सो झील के पास फिंगर क्षेत्र में भारत सड़क निर्माण, गलवान घाटी में दरबुक सायोक दौलत बेड ओल्डी मार्ग को जोड़ने वाली एक और सड़क निर्माण से चीन चिढ़ा है। हालांकि भारत कह चुका है कि विरोध पर भी वह पूर्वी लद्दाख में परियोजना को नहीं रोकेगा। चालू वित्त वर्ष में गहरे संकुचन के बाद देश की अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 9.5% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी फिच
रेटिंग्स ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान जताया है। कोरोना संकट गहराने से पहले ही अर्थव्यवस्था में नरमी का रुख बना हुआ था। फिच ने बुधवार को अपना एशिया प्रशांत ऋण साख परिदृश्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी ने देश के वृद्धि परिदृश्य को कमज़ोर किया है। इसकी अन्य प्रमुख वजह सरकार पर भारी कर्ज के चलते कई चुनौतियां भी पैदा होना है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार फिच ने कहा है कि इस वैश्विक महामारी संकट के बाद देश की जीडीपी वृद्धि दर के वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद है। यह वापस उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। इसके अगले साल 9.5% की दर से वृद्धि करने की उम्मीद है। यह BBB श्रेणी से अधिक होगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित फर्मों के 1350 करोड़ रुपए मूल्य के 2300 किलोग्राम से अधिक तराशे हुए हीरे और मोती हांगकांग से वापस लेकर आई। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में उतरने वाली 108 खेपों में 32 नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित विदेशी संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि बाकी मेहुल चोकसी की फर्मों से हैं। ईडी इन दोनों व्यवसायियों से मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। इन कीमती सामानों में हीरे, मोती और चांदी के आभूषण हैं। इनकी कीमत 1350 करोड़ रुपए है। ईडी ने हांगकांग में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। अब सामानों को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा। देश में पहली बार कोरोना रोगियों से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ इसे सकारात्मक मान रहे हैं। संक्रामक बीमारी में ज्यों-ज्यों ठीक हो चुके रोगियों की संख्या बढ़ती है और बीमारी घटते हैं तो रोग के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या 1,35,206 को पार कर चुकी है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या इससे कम यानी 1,33,632 है। पहली बार ठीक रोगियों की संख्या बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5,991 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 9,985 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 274 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,76,583 हो गई है। QS विश्व रैंकिंग में भारत के केवल 3 शिक्षण संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। बुधवार को जारी इस रैंकिंग में कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया। शीर्ष 20 में स्थान पाने वालों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली शामिल हैं। शीर्ष 1000 में 21 भारतीय संस्थान शामिल हैं। अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दुनिया में पहले स्थान पर है। IIT बॉम्बे भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है, लेकिन विश्व रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले 20 पायदान नीचे आ गया है। 2020 की रैंकिंग में IIT बॉम्बे 152वें स्थान पर था, जबकि 2021 के लिए बुधवार को जारी रैंकिंग में यह संस्थान 172वें पायदान पर पहुंच गया। IISc बेंगलुरु 1 पायदान और IIT दिल्ली 11 पायदान नीचे पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मार गिरे। ये आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा दोनों आतंकी संगठनों से थे। इनके साथ ही सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 14 आतंकवादियों को मार गिराया है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में शोपियां के सुगू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिलने के बाद सुपाह इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। शुरुआती मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकवादियों को मार गिराया है। कोविड-19 संकट की वजह से इस साल करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में हर 1% की गिरावट का असर लाखों बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगा। यह आदेश संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताया है। उन्होंने देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम
बढ़ेगा। इस दीर्घावधि में करोड़ों बच्चों और युवाओं पर असर हो सकता है। खाद्य सुरक्षा पर एक नीति जारी करते हुए उन्होंने मंगलवार को कहा कि दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन कराने के लिए पर्याप्त से अधिक खाना उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हैं और 5 वर्ष की आयु से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का विकास नहीं हो रहा है। हमारी खाद्य व्यवस्था ढह रही है और कोविड-19 संकट ने हालात को बुरा बनाया है। गुटारेस ने कहा कि इस साल कोविड-19 संकट के चलते करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी का शिकार हो जाएंगे। गुजरात के वन विभाग ने बुधवार को बताया कि गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या 29% की बढ़ोतरी के साथ अब 674 हो गई है। विभाग ने 5 और 6 जून को पूर्णिमा में शेरों की संभावित संख्या की गणना शुरू की है। हर 5 साल बाद होने वाली यह गणना मई में होनी थी, लेकिन पूर्णबंदी के चलते इसे टाल दिया गया था। मई 2015 की गणना के अनुसार गिर में एशियाई शेरों की संख्या 523 थी। 2010 से 2015 के बीच इनकी संख्या में 27% की वृद्धि हुई। विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूर्णिमा पर शेरों की गिनती की कवायद में पता चला है कि शेरों की संख्या 28.87% बढ़कर 674 हो गई है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने बुधवार को स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की साख को निवेश के सबसे निचले स्तर BBB पर बरकरार रखा। यह लगातार 13वां साल है जब उसने रेटिंग को इसी स्तर पर रखा है। उसने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था और राजकोष के मोर्चे पर स्थिति स्थिर होगी और 2021 के बाद इसमें सुधार आएगा। एजेंसी यह भी कहा कि हालांकि दीर्घकालीन वृद्धि को लेकर जोखिम बढ़ रहा है, पर भारत के रेटिंग देश का वास्तविक GDP, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसत से अधिक होने, बाह्य मोर्चे पर मजबूत स्थिति और उभरता मौद्रिक समायोजन को प्रतिबंधित करता है। S&P ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट की आशंका जताई है। हालांकि उसने 2020-21 और 2022-23 में इसके क्रम में 8.5% और 6.5% रहने का अनुमान जताया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में 4.2% रही, जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रहने के बाद लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। इस तरह 4 दिन में पेट्रोल ₹2.14 जबकि डीजल ₹2.23 महंगा हो चुका है। स्थानीय शेयर बाजारों में एक दिन की गिरावट के बाद बुधवार को फिर तेजी रही। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंक शेयरों की अच्छी मांग के साथ बाजार में मजबूती आई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 290.36 अंक यानी 0.86% मजबूत होकर 34,247.05 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69.50 अंक यानी 0.69% की बढ़त के साथ 10,116.15 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में इंडसइंड बैंक सर्वाधिक लाभ में रहा। इसमें 7.9% की वृद्धि आई। भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने एक खास किस्म के माइक्रो RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड की पहचान की है, जो जीभ का कैंसर होने पर अत्यधिक सक्रिय रूप में दिखाई देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस RNA में बदलाव कर कैंसर के उपचार की नई तकनीक विकसित करने की संभावनाओं को पता लगाया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, कैंसर संस्थान चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस माइक्रो RNA की पहचान की है, जिसे MIR-155 नाम दिया गया है। बयान में IIT मद्रास के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर करुणाकरण ने कहा कि माइक्रो RNA को पहले से ही जीभ के कैंसर में ओंकोजीन कैंसर
कारी के रूप में पहचाना जाता है, जो कुछ कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं का दमन कर कैंसर को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि कैंसर कोशिकाओं के दमन और प्रसार दोनों से जुड़े तत्वों की पहचान की जाए। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को यहाँ गिरजाघर में श्रद्धांजलि सभा के बाद दफना दिया गया। इस सभा में 500 से अधिक शोक संतप्त लोग शामिल हुए। फ्लॉयड की 25 मई को मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में मौत के बाद नस्ली भेदभाव के विरोध में अमेरिकी समेत कई अन्य देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हथकड़ी लगे काले व्यक्ति फ्लॉयड की गर्दन को श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा घुटने से दबाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारी कम से कम 8 मिनट तक अपने घुटने से 46 वर्षीय फ्लॉयड की गर्दन दबाए रखता है। इस दौरान फ्लॉयड सांस रोकने की बात कहता नजर आता है। इसके बाद उसका हिलना डुलना और बोलना बंद हो जाने पर भी पुलिस अधिकारी डेरिक चाउबिन अपना घुटना नहीं हटाता। यह वीडियो एक राहगीर ने बनाया था। वीडियो में नजर आ रहे सभी 4 पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।